हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार राजनीतिक संस्थानों और नेताओं ने हिंदी भाषा को हे- राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम देखेंगे अन्य राजनीतिक नेता जिनका हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें नेता तथा कवि जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि गांधी जी ने अपने सत्य चलने वाले प्रचार से देश को वह हवा पैदा कर दी कि भाषा राष्ट्रीय सभा सम्मेलनों में वक्ता जब अंग्रेजी शब्द में भाषण शुरू करते थे, तब हिंदी भाषी श्रोता भी हिंदी हिंदी का नारा लगाने लगते थे। इस समय पर चलता है कि किस प्रकार अ, हिंदी भाषा हिंदी क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूर्ण रूप से पूरे देश में बोली जाने लगी थी, तथा जो हिंदी भाषा के जो हिंदी का प्रयोग नहीं भी करते थे, उनके मन में भी हिंदी के लिए जागरूकता उत्पन्न होने लगी थी। इस हवा का असर हिंदी भाषी वक्ताओं पर भी पड़ने लगा था। रविंद्रनाथ ठाकुर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुब्रमण्यम भारती, रमा स्वामी नायर, श्री मुखर मुगरनार आदि साहित्यकार और नेता सभाओं में में भाषण देने की कोशिश करने लगे और राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में समर्थन देने लगे। स्वदेशी वस्तुएं, स्वराज, स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षा के संवैधानिक प्राप्ति का अवश्य अंग माना जाने लगा। प्राय सभी नेताओं ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने का विचार किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। उन्होंने कहा, यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के लिए या उसके प्रचार के लिए नहीं किया जा रहा है। यह तो उस आंदोलन का अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। तिलक जहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे, वहां देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि मानते थे। राष्ट्रीय चेतना को प्रबल करने के लिए उन्होंने 1903 में हिंदुस्तान केसरी हिंदी केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने हिंदी के में भाषण करने करके भी अन्य नेताओं के समक्ष अपना आदर प्रस्तुत किया। 1900 1888 के केसरी में भी जिसका संपादन बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, राष्ट्रभाषा के पद के लिए हिंदी का समर्थन किया गया। लोकमान्य तिलक हिंदी को सर भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। 1920 को यंग इंडिया में गांधी जी ने उनके हिंदी प्रेम के लिए और राष्ट्रभाषा के संबंध में उनके सुनिश्चित दृष्टिकोण की प्रशंसा की। लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से ही माधवराव स्प्रे ने नागपुर में हिंदी केसरी का प्रकाशन आरंभ किया। श्री केशवराव पेट नामक महाराष्ट्रीय सज्जन ने भी हिंदी को समर्थन दिया और राष्ट्रभाषा नामक पुस्तक लिखी। कलकत्ता के जस्टिस शरद चरण मित्र ने भी 1905 में लिपि विरासत परिषद की स्थापना की। इससे हम पता चलता है कि किस प्रकार हिंदी भाषी व्यक्ति ही नहीं, अन्य क्षेत्र के महाराष्ट्र, मराठी, कलकत्ता, बांग्ला या अन्य क्षेत्र के व्यक्ति भी हिंदी को समर्थन देने तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्तर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग परिषद या पत्र पत्रिका निकाल रहे थे, जिससे हिंदी के प्रति राष्ट्र भावना और जागरूकता उत्पन्न हो और उनके प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से अ, स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहे थे कि जिसका लक्ष्य राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ साथ राष्ट्र लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का प्रचार करना भी था। इन आंदोलन में मद्रास के जस्टिस कृष्ण स्वामी का भी समर्थन प्राप्त था। उनका भी यह विचार था कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि बना देना चाहिए। जस्टिस शरद चंद्र मित्र ने अपने एक लेख में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन में लिखा गया था, कहा था कि हिंदी समस्त आर्यव्रत यानी भारत की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि मेरी दफ्तर की भाषा हिंदी है। इस वृद्ध अवस्था में भी मेरे लिए यह वह गौरव का दिन था होगा जिस दिन मैं हिंदी स्वच्छंदता से बोलने लगूंगा और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर हिंदी में वक्ता दूंगा। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ साथ हिंदी में वार्तालाप करने लगूंगा। लाला लाजपत राय भी हिंदी के
राष्ट्रभाषा मानने के पक्ष में थे। पंजाब में जब उन्होंने हिंदी उर्दू विवाद के देखा, उन्होंने हिंदी का पक्ष लिया तथा उन्हीं के प्रयत्न से पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में हिंदी का भी स्थान मिलने लगा। उन्होंने अनेक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जिसमें हिंदी का अध्ययन अनिवार्य किया गया। लाला जी का प्रेरणा से ही पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी की को स्थान मिला। इस संबंध में किशोरीदास वाजपेयी जी ने लिखा है कि इस संघर्ष के फलस्वरूप सच्ची राष्ट्रीयता की का जागरण हो रहा है। राष्ट्रभाषा की चर्चा जोरों से हो रही है। अनेक बंगाली, गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्री नेताओं ने यह उद्योग कर रहे हैं कि किस प्रकार राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जो अंतःप्राय व्यवहार का माध्यम बन सके, और आगे चलकर जब देश स्वतंत्र हो तो वह उसकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी भाषा का स्थान लेकर राष्ट्र की भाषा के रूप में उत्पन्न हो सके तथा समस्त देश की केंद्रीय सरकार की भाषा भी बन सके। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने पर बहुत जोर दिया। वे हिंदी के आर्यभाषी कहते थे और अपने अनुयायियों के साथ इसका ज्ञान अनिवार्य समझते थे कि 1882 में ब्रिटिश सरकार ने पाठशालाओं में शिक्षा के माध्यम पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस आयोग को यह मेमोरेंडम भिजवाया कि हिंदी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए। स्वामी जी थियोसॉफी समाज की स्थापना संस्थापक माधव बलावस्ती तक के पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया करते थे। इससे पता चलता है कि किस प्रकार वह अपनी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में मान चुके थे और वह अंग्रेजी या अन्य भाषा के पत्रों का जवाब देने के लिए भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि वे थियोसॉफी समाज के अन्य विदेशी नेताओं से भी हिंदी लिखने पर जोर देते थे और हिंदी सीखने पर जोर देते थे तथा उसका उनका अनुवादन करते थे। श्रीमती एनी बेसेंट के योगदान को देखा जाए तो थियोसॉफी समाज की सबसे बड़ी नेता एनी बेसेंट ही थी। उन्होंने अपनी नेशनल बिल्डिंग नामक पुस्तक में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष में विभिन्न भागों में अनेक देशीय भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से एक भाषा ऐसी है जिसे शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है और वह यह है कि उसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाले आदमी संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा कर सकते हैं और वह हर जगह हिंदी जानने वाले मनुष्य मिल जाएंगे। हिंदी सीखने का कार्य एक ऐसा त्याग है जिसे दक्षिण भारत के निवासियों को राष्ट्र की एकता और हित के लिए करना चाहिए। विनायक दामोदर दास सावरकर जी हिंदी के प्रचार प्रसार से और सेवा करने वाले हिंदी नेताओं में विनायक दामोदर दास सावरकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। क्रांतिकारी विचार वाले सावरकर जी ने सार्वजनिक जीवन मूल आधार राष्ट्रीय भक्ति और हिंदुत्व था। जिनकी स्थापना के लिए उन्होंने लगातार प्रयत्नशील रहे। सावरकर जी का संबंध हिंदू महासभा जैसी राजनीतिक संस्थाओं से था जो हिंदूवादी विचारधाराओं की पार्टी थी। उन्होंने उत्साह, साहस, वीरता और वीरोचित गुणों का मूर्तिमान स्वरूप कहा जाता है। सावरकर जी ने देवनागरी लिपि में को राष्ट्रीय लिपि और संस्कृत गार्भिक हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए मान्यता दी और वकालत करते रहे। इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। इन्हीं के प्रयत्न स्वरूप हिंदी भाषा को हिंदी भाषी क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में भी हिंदी की विशेष ख्याति हुई तथा प्रचार प्रसार मिलने लगा। इससे हम पता चलता है कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्र के राजनेताओं के कारण उन सभी क्षेत्रों में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा तथा हिंदी प्रयोग में गतिशीलता आई और हिंदी आंदोलन पूर्ण भारत में फैल गया तथा सभी प्रांत के व्यक्तियों ने हिंदी सीखना, हिंदी प्रयोग करना तथा हिंदी में के प्रयोग पर बल देने पर आरंभ कर दिया। सावरकर जी जब इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तब उन्होंने वहां एक सशस्त्र क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी। इस दल में अधिकतर वे छात्र थे जो भारत से इंग्लैंड शिक्षा प्राप्त करने गए थे। वह आपस में अंग्रेजी में ही बातचीत और विचार विमर्श किया करते थे।
राष्ट्रीयता की भावना उनमें एक विदेशी भाषा का प्रयोग किया जाए, यह इसलिए उन्होंने सावरकर जी ने उन्हें निश्चित किया कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हम लोग आपस में हिंदी में ही बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि चापलकर और अयंगार जैसे क्रांतिकारियों ने भी राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी को ही प्रतिष्ठित करने का समर्थन किया है। श्री राजगोपालाचारी ने भी हिंदी प्रचार में छात्रों से अपील नामक एक लेख में लिखा था कि जिसमें उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानकर उसे स्वीकार करने पर जोर दिया था। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप 1930 तक दक्षिण में हिंदी का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करने वालों की संख्या 2.5 लाख तक पहुंच चुकी थी। इससे हम पता चलता है कि किस प्रकार और 11,000 और परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 10,000 थी, कि किस प्रकार दक्षिण भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी प्रचार प्रसार किए जाने वाले आंदोलन कारगर सिद्ध हुए और वहां के या मराठी या बांग्ला बोलने वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई कि वह हिंदी भाषा का समर्थन करें और हिंदी भाषा को सीखे। सन 1935 में हिंदी समर्थन सम्मेलन का 24वां अधिवेशन पुनः इंदौर में आयोजित किया गया और गांधी जी दूसरी बार इसके सभापति चुने गए। सभापति के नाते उन्होंने अपने भाषण में आगे के काम की रूपरेखा प्रस्तुत की और 1935 के राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार का एक नया दौर शुरू हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के 25वें अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसके सभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इन्होंने इस सम्मेलन में गांधी जी से की प्रेरणा से यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि हिंदी प्रचार करने के लिए हिंदी प्रचार समिति का गठन किया जाएगा और इसके कार्यधर वर्धा में रखा जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का संगठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य था दक्षिण भारत के 4 प्रदेशों को छोड़कर भारत के लगभग सभी प्रदेशों तथा विदेशों में भी हिंदी प्रचार किया जाने लगे, जिससे वह आज तक संपादित करते आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अखिल भारतीय भाषा को महत्व देते हुए कहा, मेरा दृढ़ मत यह है कि कोई भी शख्स अपनी मातृभाषा के द्वारा ही तरक्की कर सकता है और देश भर को बांधने के लिए भारत में भिन्न भिन्न हिस्सों में एक दूसरे से संबंध रखने के लिए हिंदी को ही अपनाए तथा हिंदी का होना बहुत जरूरी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन के बाद 1936 में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना हुई, जिसका पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस परिषद का उद्देश्य हिंदुस्तानी के माध्यम से भारत की सभी भाषाओं का अनुवादन प्रयोज्यतम पुस्तकों के द्वारा एक दूसरे के निकट लाना था, जिससे हिंदी भाषा में छप रही पुस्तकें तथा अन्य भाषाओं में छप रही पुस्तकों को एक स्तर पर लाया जा सके तथा उनमें प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से यह जाना जा सके कि उस क्षेत्र के व्यक्ति किन प्रकार के शब्दों से अवगत है तथा किस प्रकार के शब्दों को भाषा में प्रयोग किया जाना चाहिए। परिषद के मद्रास में होते हुए भी दूसरे अधिवेशन के सभापति से भाषण करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस परिषद का उद्देश्य यह है कि सब प्रांतीय साहित्य की सारभूत बातें ग्रहण संग्रह करके हिंदी में उपलब्ध कराई जाए तथा हिंदी में जो भी कमियां या हिंदी को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो भी अनिवार्य है वह सब उपस्थित हो सके। इसीलिए इससे अच्छा माध्यम और कहीं नहीं हो सकता कि अन्य क्षेत्र की भाषा के सभी साहित्य को इकट्ठा किया जाए और उसमें उनमें उत्पन्न अलग अलग विधाएं तथा जो भी उनकी विशेषता है उन सबको हिंदी में प्रस्तुत किया जाए तथा उनके मानवीकरण रूप में कार्य किया जाए। परिषद का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रचार प्रसार करना किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के प्रिय शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, न केवल कांग्रेस नेता के रूप में बल्कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी थे। नेहरू जी उन भारतीय नेताओं में से थे जो जीवन पर्यंत मातृभूमि और मातृभाषा की अमूल्य सेवा करते रहे। उनका संबंध नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भाषा प्रचार सभा, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति जैसी देश की अधिकांश हिंदी सेवा संस्थाओं से रहा है। नेहरू जी भी गांधी जी की तरह ही हिंदुस्तानी के प्रबल समर्थक थे। मातृभाषा और
हिंदी के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि मेरा दृढ़ मत यह है कि कोई भी शख्स अपनी मातृभाषा के द्वारा ही तरक्की कर सकता है। हमारा धैर्य पुरानी भाषाओं को जोर से चलाना है और उनके द्वारा शिक्षा आदि को भी चलाना चाहिए। लेकिन देश भर में जो बांध कर रखने के लिए भारत को भिन्न-भिन्न हिस्से से एक दूसरे से संबंधित रखने के लिए हिंदी ही ज़रूरी है। नेहरू जी का हिंदी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और उनके जीवन में पूर्ण विश्वास था कि तभी उन्होंने कहा कि हिंदी में जान है, वह जीवित भाषा है और मैं यकीन है कि वह उछलती-कूदती हुई तरक्की का अपना रास्ता खुद ही बना ही लेगी। हजार शब्दकोश भी भाषा में वह जान नहीं डाल सकते जो उसमें अपने अंदर से आती है। जिस भाषा को अपनी शक्ति नहीं होती वह दूसरों की बार-बार कोशिश से नहीं बढ़ सकती तथा किसी भी भाषा को इस स्तर पर पहुँचने के लिए अपने आप से ताकत लगानी ही पड़ेगी तथा उसके अंदर यह सब विशेषताएँ विद्यमान होनी चाहिए कि जो वह अपनी तरक्की का रास्ता खुद बना ले और वह खुद ब खुद तरक्की कर ले। काका साहब केलकर जी ने भी हिंदी भाषा के समर्थन तथा प्रचार-प्रसार से जुड़े रहे। 1938 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रभाषा प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अपने इसी व्यक्तित्व पर दृढ़ रहते हुए उन्होंने हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा दिया। उन्होंने पहले स्वयं हिंदी सीखी और फिर कई वर्षों तक हिंदी दक्षिण के सम्मेलनों में उसका प्रचार-प्रसार करते रहे तथा दक्षिण भाषी क्षेत्रों में हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। काल केलकर जी उच्च कोटि के विचारक और विद्वान थे। उनका योगदान हिंदी भाषा के प्रचार तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी मौलिक रचनाओं से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। सरल और ओजस्वी भाषा के विचारपूर्ण निबंध और विभिन्न भाषा की तर्कपूर्ण व्याख्या देकर उन्होंने लेखन शैली में भी विशेष गुण मूल रूप से विचारक और साहित्यकारक होने के कारण अभिव्यक्त कर पाए हैं। उन्होंने उनकी विशेष शैली थी, जिससे वह हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली में संपन्न रूप से प्रयोग करते थे। उनकी हिंदी शैली की एक विशेषता प्रकार की चमक और व्याग्रता थी, जो पाठक को आकर्षित करती थी और उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी। इसलिए वह लिखने से प्राय ऐसे चित्र बन पड़ते थे जो मौलिक होने के साथ-साथ नित्य दृष्टिकोण भी प्रदान करते थे। इससे हम पता चलता है कि राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना के बाद गुजरात में हिंदी प्रचार की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने काका केलकर को क्यों चुना होगा? केलकर की मातृभाषा मराठी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी भाषा को अपनी साहित्य भाषा के रूप में चुना और उसके प्रचार-प्रसार में पूर्ण रूप से लग गए। विनोबा भावे भारतीय समाज सुधारक एवं नेता में संत विनोबा भावे का नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने इनके द्वारा राष्ट्रभाषा भूदान आंदोलन राष्ट्रभाषा भूदान गोरक्षा समाज सुधारक आदि विभिन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा और भारतीय ज्ञान तत्व, भारतीय साहित्य ये सब विनोबा भावे जी के प्रस्तुत ऐसे क्षेत्र थे जिनमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया तथा कार्य किया। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। जब तक हिंदी का प्रश्न था, विनोबा भावे जी हिंदुस्तानी को कट्टर समर्थनता के साथ देखते रहे। उनका हिंदी प्रेम गांधी जी से प्रेरित था। विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार में भी बड़ा योगदान निभाया, लेकिन वे मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के बीच संतुलन के पक्षधार थे। इसी संबंध में उन्होंने लिखा है कि शिक्षा शास्त्री समुच्चय विचार करे तो उन्हें स्वयं ध्यान में आएगा कि आरंभ से अंत तक मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम बननी चाहिए। सिर्फ कॉलेजों में यह सुविधा हो कि दूसरी यूनिवर्सिटियों का प्रोफेसर वहाँ की मातृभाषा ना बोलकर हिंदी में बोले तो विद्यार्थी को भी समझ में आएगा। मेरा तो यह मत है कि जब जिस तरह मानव दो आँखों से देखता है, उसी तरह हर भारतीय को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों आनी ही चाहिए तथा उन्हें
इस बात में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपने क्षेत्र की भाषा सीखी तथा उसके साथ साथ वह राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में उसे सीखे तथा उसे अपनाए। सेठ गोविंद दास हिंदी के राजभाषा का स्थान दिलाने में अग्रणीय सेठ गोविंद दास जी ने भी देशभक्त और राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य किया है। राजनीतिक तथा साहित्यिक साधना इन दोनों ही क्षेत्र में वे सफल रहे हैं। अपने युवा काल में ही उन्होंने हिंदी में कई पत्रिकाओं का संपादन किया। सेठ गोविंद दास ने नई दिल्ली में अनिश्चित वातावरण में भी न केवल हिंदी की पढ़ाई की भूमिका निभाई, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिलवाने में सिद्धदायक सिद्ध हुए। सेठ जी का हिंदी की समृद्धि और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 1963 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इससे पता चलता है कि स्वाधीनता संग्राम के बाद भी वह किस प्रकार हिंदी भाषा को मानवीकरण तथा उसके सुधार की दिशा में चलते हुए अग्रसर रहे। 18 मई 1949 को जब भारतीय संविधान में बहस चल रही थी, तब गोविंद जी ने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता हूं कि स्वाधीन मौलिक रूप से हमारी मुख्य भाषा हो अंग्रेजी में नहीं, संविधान हिंदी में होना चाहिए, जिससे हमारी भावी न्यायाधीश अपनी भाषा पर निर्भर हो सके, विदेशी भाषा पर नहीं। वे हिंदी भाषा के विशुद्ध रूप के पक्षपाती थे। संविधान सभा में हिंदुस्तान हिंदुस्तानी के विरुद्ध बोलते हुए उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी का समर्थन करने का समर्थन उनका सांप्रदायिकता की भावना थी। जिस समय चल रहे हिंदू मुस्लिम विभाजन को एक रोकने तथा हिंदू मुस्लिम में एकता बनाए रखने के लिए हिंदुस्तानी का समर्थन अनिवार्य था। किंतु अब वह उस मिश्रित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते जो हिंदी और हिंदी मिश्रित उर्दू हो, या जिसमें अरबी फारसी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता हो। इसलिए वह चाहते हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग हो, जो देश को एक संस्कृत हो। वे भले ही दो लिपियों में लिखी जाने वाली हो, पर भाषा समर्थ कैसे करेगी। इसलिए उनका मत था कि पूर्ण रूप से हिंदी को ही अपनाया जाना चाहिए तथा संविधान को भी हिंदी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। पुरुषोत्तम दास टंडन राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में उनकी पहला साध्य था। हिंदी को अपना साधन मानते थे। यदि हिंदी भारतीय स्वतंत्रता के आड़े आएगी तो मैं स्वयं उसका गला घोट दूंगा, ऐसे उनके विचार थे। वे हिंदी को देश की आजादी का पहले आजाद प्राप्त करने का साधन मानते थे। आजादी मिलने के बाद आजादी को बयान रखने के लिए यह अनिवार्य है कि उस देश की कोई भाषा हो या अभिव्यक्त करने की माध्यम हो। वह यह नहीं भूलना चाहते थे कि टंडन जी का राजनीतिक में प्रवेश हिंदी प्रेम के कारण हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रति मेरा प्रेम और उसके स्वार्थ की रक्षा उसके विकास के साथ पथ को स्पष्ट करने के लिए मुझे राजनीतिक में सम्मिलित होने को बाधित कर दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि टंडन जी ने स्वाधीनता और हिंदी दोनों ही थे, साध्य स्वतंत्रता और हिंदी दोनों ही थे। काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन महामहिम मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ और टंडन जी सम्मेलन के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से ही हिंदी की अधिक सेवा की। टंडन जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी विद्यापीठ प्रयाग की स्थापना की। हिंदी को राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकृत करने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगियों के साथ साथ एक ऐसा अभियान चलाया जिससे करोड़ों लोगों के उस अभियान में हस्ताक्षर किए गए तथा उनसे समर्थन पत्र एकत्रित किया गया। इसी समय दक्षिण भारत में प्रचार सभा का दीक्षांत समारोह मद्रास में संपन्न हुआ, जिसका विवरण हरिजन सेवक ने किया। 1937 के अंतिम अंक देते हुए गांधी जी ने दक्षिण के लोगों को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने पर जोर दिया। जब हम समस्याएं की बात करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में क्या क्या समस्याएं आई, तो उस समय 1937 में देश के कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। मुंबई सरकार के प्रधानमंत्री बीजी खेर ने सत्ता संभालते ही एक शिक्षा समिति
का गठन किया, जिसके अध्यक्ष काल केलकर साहब थे। इस समिति के कुछ उद्देश्य थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी की लिपि फारसी और देवनागरी दोनों रहेगी। छात्रों को आजादी रहेगी कि दो में से वह अपनी पसंद की कोई भी एक लिपि में लिखे, किंतु शिक्षकों को दोनों लिपि आनी अनिवार्य होगी। अतः हिंदुस्तानी की पढ़ाई प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य कर दी गई और सर्वत्र दोनों लिपियां सीखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस पर इन संबंध में विवाद बन रहे थे कि हिंदी प्रचार के लिए दोनों लिपियों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और हिंदी साहित्य सम्मेलन का यह मत था कि हिंदी प्रचार के लिए दो लिपियों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इसी समय बिहार से प्रकाशित हिंदुस्तानी भाषा के कुछ रीडरों निकाले गए, जिसमें बेगम सरिता और बादशाह दशरथ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। इन इस समय बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सैयद महमूद थे। लोगों में यह बात फैल गई कि कांग्रेस सरकार हिंदुस्तानी के प्रचार के बहाने हिंदी संस्कृत को विनिष्ट कर रही है। और 1838 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में वार्षिक अधिवेशन काशी में हुआ, जिसमें बिहार पर इन रीडरों की कड़ी आलोचना की गई, जहां बेगम सीता और बादशाह दशरथ जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके साथ आश्वासन पर लीडरें नष्ट कर दी जाएगी बिहार सरकार के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव वापस ले लिया, पर इस घटना से हिंदू मुस्लिम विवाद को पर्याप्त कटु बना दिया। दूसरे वर्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन पंजाब में हुआ। हिंदुस्तानी का समर्थन इस सम्मेलन के सभापति पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रस्ताव का नाम प्रस्तुत किया गया। यह देखकर हिंदी के समर्थकों ने राजेंद्र बाबू का विरोध किया तथा डॉक्टर अमरनाथ झा को खड़ा कर दिया। चुनाव में राजेंद्र बाबू हार गए। इस घटना से हिंदुस्तानी का संघर्ष अपने अंतिम चरण सीमा पर पहुंच गया। हिंदुस्तानी के समर्थन में गांधी जी के अतिरिक्त काका साहिब केलकर, विनोबा भावे, राजाजी, राजेंद्र बाबू आदि नेता थे। तो हिंदी के समर्थन में पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर सर्वपूर्णानंद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, श्री वियोग हरि कृष्ण, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी तथा काका गौड़गिल आदि थे। सम्मेलन को अपने हाथ से निकलता देखकर काका साहिब कालेलकर की अध्यक्षता में 1942 में वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी का प्रचार प्रसार था, किंतु वह संस्था निष्क्रिय हो गई। श्री अमृत लाल नानावटी के द्वारा गुजरात विद्यापीठ के माध्यम से हिंदुस्तानी का थोड़ा बहुत प्रचार होता रहा है, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते मतभेद की कटुता ने हिंदुस्तानी के पक्ष में बहुत कमजोर कर दिया था। यद्यपि गांधी जी हिंदुस्तानी के समर्थन में अडिग रहे, पर हिंदी साहित्य सम्मेलन उनका साथ छोड़ चुके थे। अतः गांधी जी ने 1945 में सम्मेलन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसकी प्रतिक्रिया लगभग सारे देश में देखने के लिए मिली, किंतु उसका गंभीर रूप से गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र में असर देखने के लिए मिला। 1946 के बाद मद्रास में दक्षिण भाषा हिंदी प्रचार सभा की रजत जयंती के अवसर पर मनाया जाने लगा, और अपनी भाषण में गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तानी की सेवा मेरे करने को मैं 125 वर्ष तक जिंदा रहना चाहता हूँ। हमारी सभा का नाम हिंदी प्रचार सभा है। अब इसका नाम हिंदी प्रचार सभा नहीं रहेगा। हिंदी शब्द को बदलने अब हम हिंदुस्तानी शब्द लेना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी जी हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी शब्द भारत के मुस्लिम समुदाय के दुर्गास और मत संतुष्ट करने के लिए कर रहे थे। उन्होंने हिंदी को उर्दू को नदिया और हिंदुस्तानी को सागर कहा, और अंग्रेजी को उसका दुश्मन बताया। इस प्रकार भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने के रूप में हिंदी का विकास एक महत्वपूर्ण घटना है। निसंदेह इसका सर्व अधिक श्रेय हिंदी भाषी क्षेत्र के समाज सुधारक, साहित्यकारक और राजनेताओं को जाता है। इसमें गांधी जी का नाम सर्वोपरि है, क्योंकि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस के सर्वसेवक थे। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत कराने और उसको सारे देश में प्रचार करने और राष्ट्रभाषा के रूप में उसे योग्य बनाने में उनका योगदान अद्वितीय है। यद्यपि उनके बाद हिंदी का समर्थन पर हिंदुस्तानी शब्द का स्वीकार किया, पर राष्ट्रभाषा संबंधित अवधारणाओं में मौलिक
परिवर्तन नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।